हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपके रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन में कहा गया है, इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव और सब टेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। यहाँ पर आपको पता है कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना, और उसके दो प्रकार होते हैं, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि नल हाइपोथेसिस को, यानी कि शून्य परिकल्पना को, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो ये एक ऑफर, एक स्कोप आ जाता है फॉर एक्सेप्टिंग दी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि अगर एक को रिजेक्ट करेंगे तो दूसरे को एक्सेप्ट करने का यहाँ पर स्कोप बढ़ जाता है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर विल बी चांस फॉर कमिटिंग अ बेटा रेदर देन अल्फा एरर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान दो प्रकार के एरर होते हैं, बेटा और अल्फा। इसमें कहा है, जब हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो अल्फा की जगह, सॉरी बेटा की जगह यहाँ पर अल्फा एरर को कमिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट आंसर पे जाने से पहले आपको बताती हूँ, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना क्या होता है। ये किसी भी तरह की प्रिडिक्शन होती है जो हम रिसर्च के दौरान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ये वाला रास्ता ट्राई करो या ये वाली ट्रिक्स ट्राई करो। तो ये हाइपोथेसिस होते हैं। उनको भी नहीं पता कि सॉल्यूशन इसका गारंटेड है या नहीं, लेकिन बस वो हमें एक हाइपोथेसिस, एक परिकाल्पनिक चीजें बताते हैं कि मे बी यहाँ से आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं। रिसर्च में हाइपोथेसिस होना बहुत जरूरी है, और अगर हाइपोथेसिस हमारा क्लियर एंड प्रिसाइज होगा तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। वहीं अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस की बात करें, नल हाइपोथेसिस को H0 के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशंस। ठीक है, ये बोलता है कि ए और बी बराबर हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस कभी भी नहीं हो सकता। ये होता है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, मूल शोध परिकल्पना भी इसको बोलते हैं। एंड इसका सिंबल होता है HA और H1। ठीक है, ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। इसमें ये कहा जाता है कि दो फिनोमेना या दो चीजों के बीच में डिफरेंस हमेशा होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो बेटा टेस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना कि अल्फा के। ऐसा कुछ भी नहीं होता। टेस्टिंग कौन सी करनी है, एरर कौन सा चेक करना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और हाइपोथेसिस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च forms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for generalizability. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जिसमें ये हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में मदद करता है, इनोवेटिव सॉल्यूशन भी ये हमें देता है।
इंस्टेंट के साथ-साथ इनोवेटिव सॉल्यूशन भी ये हमें देता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम में अगर हम फँस चुके हैं, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, इमीडिएटली उसको अप्लाई करना है, देन वी कैन यूज़ अप्लाइड रिसर्च, ठीक है? इसको हम साइंटिफिक रिसर्च की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in which of the following there is considerable scope for violation of research ethics? So research ethics का उल्लंघन करने की सबसे ज्यादा गुंजाइश इनमें से किसकी होती है? सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन की होती है, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड रिसर्च एथिक्स यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी से हम बात करते हैं, रिसर्च की नैतिकताएं। अब हर काम करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहला जो रूल को तोड़ते हैं वो यहाँ पर तोड़ा जाता है कि जब हम रिसर्च के रिजल्ट को रिपोर्ट में लिख रहे होते हैं। मान लीजिए रिपोर्ट में कहा गया है कि 5.80 डेटा आपका मिनिमम एक लेवल पर होना चाहिए, लेकिन हमारा डेटा अगर 5.78 आ जाता है, तो पहली नैतिकता को हम यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, उसका उल्लंघन पहला यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने 5.78 की जगह 80 कर दिया कि इतने में से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिसर्च के एथिक्स बोलते हैं कि जो डेटा आपका आया है, जो रिजल्ट्स आपके आए हैं, उसको एज इट इज रखिए, उसका 0.1% भी नहीं यहाँ वहां करना है। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च टूल्स अगर कोई और यूज कर रहा है, तो वहां पर भी अगर रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, तो उधर भी रिसर्च एथिक्स का वायलेशन करना पड़ता है। डेटा को जब इंटरप्रेट करते हैं तो इसमें ऑनेस्टी की थोड़ी सी कमी रहती है। Okay, next question है, in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on dependent variable? कौन सा वो रिसर्च का मेथड है जिसमें स्वतंत्र चर का निरीक्षण करने और अनिश्चित चर पर इसके प्रभाव को मापने के लिए हेर फेर किया जाता है? तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, इसको साइंटिफिक रिसर्च जो वैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है, वैज्ञानिक विधि के साथ इसको कंडक्ट किया जाता है। इसमें वेरिएबल के 2 सेट्स होते हैं, वेरिएबल के 2 सेट्स इसमें होते हैं। द फर्स्ट सेट एक्ट्स एज अ कांस्टेंट। ठीक है, एक सेट जो है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स रहता है एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर, विच यू यूज टू मेजर द डिफरेंसेस ऑफ द सेकंड सेट। ओके, ऑलरेडी डिटेल में हम ये सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलेशन अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन स्टडिंग पेरेंटल पार्टिसिपेशन एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम्स। ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा सोर्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग बहुत सारे तरीकों को या फिर बहुत सारे डेटा के सोर्सेस को यूज करते हैं एक साथ, उसको ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज बीन व्यूड एज क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी। जैसे कि मैंने बताया, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी के अंदर ही इसको हमेशा हम लोग यूज करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। ये इसके करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम एम्फसाइजेस पार्टिसिपेंट perspectives and uses empirico inductive approach। और स्टेटमेंट 2 बोलती है, एक ही अनुसंधान परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध प्रतिमानों का उपयोग करना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें से पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी बिल्कुल गलत है। अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव्स की बात करें, पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव्स, ओके, ठीक है, ये क्या होते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम जो है, पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव्स एंड यूज ऑफ एम्पेरिको इंडक्टिव अप्रोच को हमेशा यूज करती है। ये एज इट इज स्टेटमेंट है। कभी भी अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स की अगर बात करते हो, तो वहां पर ये आपको चीज नजर आएगी। एंड ये हमेशा किस पे फोकस करता है? गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान किस पे फोकस करते हैं? ये नेचर ऑफ
फिनोमिना पे हमेशा फोकस करते हैं, इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। एंड इट इस टाइप के जो भी रिसर्चर होते हैं, दे ऑलवेज वांट टू लर्न फ्रॉम द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव बोला गया है, यही इसका मतलब है कि जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से यहाँ पर ये काफी सारी चीजों को सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड। सो वैज्ञानिक पद्धति में चरणों का सामान्य क्रम क्या है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। देखो दिस, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है। एक्चुअल में मैंने आपको हमेशा बहुत बार बताया है कि हमेशा सबसे पहले प्रॉब्लम जनरेशन होता है। प्रॉब्लम होगा तभी तो रिसर्च करोगे, क्योंकि आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, सो सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। देन आ जाता है आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल, और लास्ट में आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो देखो यहाँ पर तो कंफ्यूज तब भी स्टूडेंट्स होते हैं कि साइंटिफिक मेथड बोल दिया और स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बढ़ा दिया गया। एक्चुअल में चीजें यही होती हैं कि साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले आता है आस्किंग द क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड रिसर्च की जाती है, उसके बाद यहाँ पर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर डेटा को एनालाइज किया जाता है, डेटा का एनालिसिस होता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक की फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। सो देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो करेक्ट आंसर है, ये एक हाइपोथेटिक और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। It lays stress on generalization to the population characteristics, and it emphasizes numeric data from a large number of people. So ये इसके रिगार्ड में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इन विच यूनिट्स आर चूजन गिवन एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस। सो वो कौन सा सैम्पलिंग का अप्रोच है जिसमें कि सबको इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस दिया जाता है सिलेक्शन का। तो देखो आपको पता होना चाहिए सैम्पलिंग के 2 प्रकार होते हैं, probability sampling and non-probability sampling. So probability sampling where all the elements in the population have opportunity of being included in the sample. आपको पता है probability में सबको बराबर का अधिकार होता है, सिलेक्शन का पूरा सब में चांसेस होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है, जो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा उसका ही इसमें सिलेक्शन होता है। सो ये वाला जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, इक्वल एंड इंडिपेंडेंस चांस। सो इसमें देखो कौन कौन से है, इसमें है पहला आपका डायमेंशनल सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सो ये आप लोगों का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अब मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, तो मैंने आपको बता दिया। इस पे डिटेल्ड वीडियो है, आपने वो अभी तक देखी है कि नहीं देखी है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस श्योर आएंगे। एंड आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट मुझे की है कि यूनिवर्सिटीज पे वीडियो में लेकर आऊं, तो जरूर आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरा करूंगी। कल मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उन पे वीडियोस लेकर आऊं। तब तक आप मुझे ये बताइए कि सैम्पलिंग पे वीडियो आपने देखी है या नहीं, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक ये रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उसी के अंदर ये सैम्पलिंग का प्रोसेस भी होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड टॉपिक है, राइट। Next question है, a university teacher plans to study the performance of students in implementing specific projects in terms of their creativity level. So इसमें कौन सा रिसर्च का मेथड यूज हुआ है? तो इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो हुआ है। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बाद फिर रिसर्च की जाती है। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर रिसर्च को शुरू किया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर प्रिडिक्ट्स द पॉसिबल कॉजेज बिहाइंड एन इफेक्ट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो उसके बाद एक बार इंसिडेंट हो गया, उसके बाद चेक करेंगे कि ये क्यों हुआ था। उसका सॉल्यूशन तो चलो ढूंढना ही होता है, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि ये हुआ क्या, क्यों था, इसका कारण क्या था।
What is the correct sequence of actions in conducting an intervention based action research in education? यानी कि शिक्षा में हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध करने के लिए क्रियाओं का सही क्रम क्या होता है? सो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायरेक्ट आप लोगों को इतना नहीं समझना, सिर्फ ये देखना है कि एजुकेशन फील्ड में यानी कि स्कूल कॉलेज लेवल पर अगर एक्शन रिसर्च हमें फॉलो करनी है तो कौन से सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। यानी कि आपको ये तो पता ही होगा कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, साइक्लिक रिसर्च होता है। एक साइकिल की तरह वो गोल 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 4 फेजेस पे घूमता है। वो 4 फेजेस ये हैं, आपको बस ये बताना है कि पहला फेज कौन सा है, उसके बाद कौन सा फेज आएगा। तो ये इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। बहुत बार स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा ना, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन देखने के बाद डायरेक्टली आपको आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका आंसर आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following purposes demands action research? So again action research पर बेस्ड क्वेश्चन है। so कौन से एक्शन रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है, क्या उसके मेजर डिमांड होती है? डेवलपिंग अ थ्योरी, राइटिंग अ थीसिस, सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम या फिर टेस्टिंग अ थ्योरी। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली फोकस करता है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ये फोकस करता है सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम। अब देखो क्यों होता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये चीज देखी थी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गई, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, जहां पर कोई प्रॉब्लम अगर आती है इमीडिएट हम लोगों को उसका सॉल्यूशन लेना है। उस समय पर डिस्कशन का कोई रोल नहीं होता, बस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इमीडिएट हम लोगों को एक्शन लेना है, तो वो होता है एक्शन रिसर्च। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्कूल एजुकेशन, बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम यहाँ पे हो रहा है, हमेशा आपका करेक्ट आंसर होगा एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following research forms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for journalizability? तो इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को। आपको इसमें सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है, जहां पे भी हम जर्नलाइजेबिलिटी के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, ठीक है, उसकी प्रगति की ओर ध्यान देने की बात करते हैं, तो कौन सा रिसर्च होता है? ये कीवर्ड मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। आपका ऑप्शन अगर स्टूडेंट्स करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका आंसर ये गलत था तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आता है हमारे पास प्योर रिसर्च, जिसको फंडामेंटल रिसर्च भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च मैंने आपको बताया इमीडिएट, जहां पर हम लोगों को क्विक वहां क्विक एक्शन कहीं पर लेना है, कोई प्रॉब्लम होगी, सोचना नहीं है, डिस्कशन नहीं करना है, किसी से परमिशन नहीं लेनी है, बस उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्विक एक्शन लेना होगा। इस तरह का कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो वो एक्शन रिसर्च के अंदर आएगा। अप्लाइड रिसर्च में आता है कि हम एक्सप्लोर करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ये कंडीशन हो गई है तो हम ये प्रोसेस को फॉलो करें या नहीं करें, इस तरह की चीजें आती हैं अप्लाइड रिसर्च में। नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। तो आप लोगों को पता है कि रिसर्च में थीसिस होती है, बिब्लियोग्राफी भी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो बिब्लियोग्राफी को ऐड करने का क्या कारण होता है? हेल्प्स दोस इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, यानी कि आगे आने वाले समय में सेम टॉपिक पर अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो ये उसको मदद करता है। शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर के बारे में, जो शोध करता है उसके बारे में ये पूरा ज्ञान हमें बताता है। मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक, यानी कि रिपोर्ट को प्रामाणिकता ये देता है। एंड इट इन एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शनल होता है, इसको रखना या नहीं रखना हमारी चॉइस होती है। सो करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से इसको आप लोग मार्क कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अभी मैं आंसर बता रही हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, हेल्प्स दोस इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी भी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, आने वाले समय में अभी 2023 में मैं ये रिसर्च कर रही हूँ, 2025 में मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट एज इट इज टॉपिक पर रिसर्च करने वाले हैं, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो कि अच्छा अंकिता मैम ने इस टॉपिक पर क्या रिसर्च किया था, उनको क्या क्या चीजें मिली, कैसे कैसे उन्होंने हेल्प किया था, वो सारी चीजें देखने के लिए आप बिब्लियोग्राफी देख सकते हो। आगे समय में फ्यूचर में जो भी इस टॉपिक पे रिसर्च करेगा उनको बिब्लियोग्राफी से मदद मिल जाती है। नेक्स्ट इज इन विच मेथड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व एंड मेजर इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। करेक्ट। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, स्वतंत्र चर,
और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल दो तरह की चीजों की बात की गई है। तो जहां पर भी ये दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात आ जाती है एंड उनके मैनिपुलेशन ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे पड़ता है, तो वो रिसर्च होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एक एग्जांपल बताती हूँ। साइंस की केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में हमने एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिला दिया। अब इसका हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा। इसमें हमने तीसरा केमिकल अगर और मिला देना है तो फिर हम देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर एक दूसरे पर निर्भर है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज करना है हमें रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स को इन अ करेक्ट सीक्वेंस। 6 स्टेप्स होते हैं रिसर्च के जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? अब देखो, सबसे लास्ट तो होगा रिजल्ट एंड डिस्कशन, तो सभी में ऑप्शन नंबर 6 है। एंड सबसे पहले है 1 एंड 2। अब इसमें से हमने देखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिसनिंग टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? आप रिसर्च क्यों करोगे? आप तभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस वजह से ये दो ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 आ गया, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में देखो यही सीक्वेंस है। उसके बाद ऑप्शन ये 5 में आ गया, ये 6 में आ गया, ये भी सेम है एंड ये भी सेम है। अब कंफ्यूजन है थर्ड एंड फोर्थ में, कौन सा पहले आएगा? पहले आ गया रिसर्च प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उसके बाद डेटा को कलेक्ट करना है या फिर मेथड्स को यूज करना है। इन दोनों में आप अच्छे से समझ लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पहले हम लोगों को मेथड देखना है। रिसर्च के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी मैं डिटेल में आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। उन मेथड्स में देखेंगे कौन सा रिसर्च का मेथड यहाँ पे यूज होगा, उस मेथड को ध्यान में रखते हुए फिर हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करने के लिए शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपने इस तरह के टॉपिक डिटेल में अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पर आपके साथ लिंक्स शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर वियोलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है नैतिकताएं। अब रिसर्च की नैतिकताओं का उल्लंघन करना यानी कि वियोलेशन करने का क्या यहाँ पे पॉइंट है, ये पूछा गया है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट या फिर यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। सो अगर इनमें से कौन सा स्टेप हम फॉलो करेंगे और हम हमें काउंट कर दिया जाएगा कि हमने रिसर्च की नैतिकताओं का उल्लंघन किया है, तो सबसे पहला तो इसमें आ जाएगा किसी दूसरे के रिसर्च टूल्स को यूज करना। ठीक है, सो ई ऑप्शन तो इसमें आना ही आना था, करेक्ट। उसके बाद आ गया डी, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स, यानी कि अपने जो भी रिसर्च के रिजल्ट्स आए उसमें हमने बदलाव कर दिए। मान लीजिए मेरा रिजल्ट आया था 8.9, मैंने क्या कर दिया, उसको 9.0 कर दिया। ये थोड़ा सा चेंज है बट रिसर्च में हमने यहाँ पे बेईमानी कर दी, ये रिसर्च की नैतिकताओं के खिलाफ होता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि डेटा की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट। तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट किसमें जरूरी होता है? रिसर्च के आर्टिकल में, सेमिनार पेपर में, थीसिस में या फिर रिसर्च सिनॉप्सिस में। तो स्टूडेंट ये जो बेसिक टर्म्स है ना, आर्टिकल, सिनॉप्सिस, सेमिनार, थीसिस, बिब्लियोग्राफी, अगर आप लोगों को पता है कि ये सब टर्म्स क्या होती है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इन सभी टर्म्स में कंफ्यूजन है, इनका मीनिंग ही नहीं पता, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि बेसिक टर्म्स पे एक वीडियो बनाए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इन टर्म्स पर आपके लिए वीडियो लाऊं और अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको मदद मिल जाए। तो रिसर्च में जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो यूज होता है सबसे पहले रिसर्च आर्टिकल में भी, सेमिनार पेपर जो बनाते हैं उसमें भी यूज होता है एंड थीसिस में भी यूज होता है। रिसर्च के साइनॉप्सिस या सिनॉप्सिस, जिसको कि सारांश बोला जाता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट को यूज नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ यही होता है कि पूरे रिसर्च में हमने क्या किया उसका एक निचोड़ कम शब्दों में बताया जाता है रिसर्च सिनॉप्सिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड, इसमें पूछा गया है क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम एम्फसाइजेस पार्टिसिपेंट perceptives and uses an empirico-inductive approach. And statement 2 बोलती है, in the same research project it is neither possible nor desirable to use both the research paradigms together.
सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन दी है, जो कि हमने एज इट इज डिस्कस की थी। इसमें क्या है, स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल करेक्ट है, जो बोलती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट की यानी कि जो भी रिसर्चर होते हैं उनके परस्पेक्टिव से काम करते हैं। एंड एम्पेरिको यानी कि एम्पेरिकल इंडक्टिव रिसर्च को ये यूज करते हैं। एम्पेरिको या एम्पेरिकल वर्ड जहां पर भी आपको नजर आता है, अनुभव जन्य, इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the usual sequence of steps in the scientific method? So scientific method के steps यहाँ पर दिए गए हैं, 5 steps given है, आपको बताना है सबसे पहले कौन सा step आएगा। so इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसका करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो सबसे पहले फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, कि ये प्रॉब्लम है, क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर एक्चुअल में लोगों को ये लगता है बड़ी प्रॉब्लम है तो ही हम इस पे रिसर्च करेंगे। अगर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है जिस पे किसी का ध्यान भी नहीं जाता तो उस चीज पे रिसर्च नहीं होगी। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तीसरा आ जाएगा हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, यानी कि जो भी वेरिएबल्स हमने देखे उनके उनको ध्यान में रखते हुए परिकल्पना करना। उसके बाद आ जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स, ठीक है, किस तरह से कौन से मेथड को यूज करके डेटा को कलेक्ट करना है जो रिसर्च के सॉल्यूशन तक जाने में मदद करेगा, उसको कलेक्ट करना। देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में ही ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि एक्शन रिसर्च साइक्लिक होता है, 4 फेजेस हैं, ये साइकिल की तरह बस यही 4 फेजेस पे गोल 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 घूमता है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। देखो सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से सुना था तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आप सही करते, जो कि 2021 में पूछा गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि एनटीए के पास कोई नया सिलेबस नहीं आता हर साल, वही क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू डेवलप अ थ्योरी टू एक्सप्लेन कैजुअल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर नोट कीजिए एंड मैं बताती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्शन रिसर्च इमीडिएट एक्शन लेता है। उस समय पे अगर हम थ्योरी बनाने लग गए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने लग गए, किसी से परमिशन मांगने लग गए तो कुछ नहीं होगा, तो एक्शन रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एंड इसमें ये साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Next question is use of ICT in research facilitates access and accuracy of research findings, and इसका reason ये बताया गया है, a researcher has to follow various styles of referencing and format while writing a thesis with an intent for deriving support from ICT। इसमें पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि रिसर्च के दौरान अगर हम आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीजों का, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इजीली हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और हमारे रिसर्च का जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वो बिल्कुल सटीकता के साथ काम करेगा। इसका कारण ये बताया गया है कि रिसर्चर को बहुत सारे रेफरेंसिंग के स्टाइल और फॉर्मेट फॉलो करने पड़ते हैं रिसर्च थीसिस के लिए, जिसमें कि आईसीटी उनको बहुत ज्यादा मदद करता है। तो आपको क्या लगता है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि कंप्यूटर से अगर हम मदद करते हैं रिसर्च में तो इजीली काम हो जाएगा, सटीकता से काम होगा, लेकिन इसका कारण बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस्ड। सो कौन सी साइक्लिक होती है? देखो एक ही वर्ड से आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्शन रिसर्च। कुछ नहीं पढ़ना, ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं जो कि मैं आपको इस कंप्लीट सेशन में बता रही हूँ। देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 1 यूनिट 1 आवर वाला सेशन भी लाया। 1 घंटे में हमने कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड, 1 घंटे में हमने कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड, इस तरह से टोटल 10 यूनिट्स कवर की थी। उसके बाद 1 यूनिट 20 मिनट्स में कवर की थी, ये सीरीज भी मैं आपके लिए लेकर आई थी, जिसमें सिर्फ इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, छोटे छोटे वर्ड से आप कैसे आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो ये बताया था। तो अगर आपने वो देखे होंगे तो मुझे 100% श्योरिटी है कि इस मॉक टेस्ट में 50 में से आप लोग 45 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग केसेस। सैम्पलिंग क्या होता है? नमूनाकरण। 1000 लोग मेरे पास है,
ठीक है, 1000 लोग हैं, मैं गई रिसर्च करने के लिए किसी कॉलेज में, 1000 बच्चे सामने रख दिया, मैं 1000 लोगों से तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, लेकिन 1000 में से मैंने क्या किया, सिर्फ टॉप 100 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। टॉप 100 वो किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, स्कॉलर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, जो गेम्स में बेस्ट हैं वो भी हो सकते हैं। रैंडमली पहले 100 बच्चे जो मुझे गेट पर दिख गए, मैंने उनको बुला लिया। ये क्या हो गए, ये 1000 में से मैंने सैंपल ले लिया 100 का। सो सैंपल केसेस का मतलब क्या होता है, सैंपल मैंने बता दिया। अब इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, अच्छे से इसको समझ लीजिए। इसका मतलब होता है सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। सो सैम्पलिंग ऑफ पीपल, यहाँ पे सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने किया। A research method which focuses on establishing causal relationship with controls among variables, independent, moderator and dependent is called. इसको क्या बोला जाता है, इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोला जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने किया, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। Next is, a university teacher plans to study the performance of student in implementing specific projects in term of their creativity level. So, students की creativity कितनी ज़्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए एक उनका performance chart एक यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने बनाया। So, इसमें कौन सा रिसर्च यूज होगा, इसमें आपके पास ex post facto रिसर्च यूज होगा। ex post facto होता है आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये हो गया है, अब हमें पता चल रहा है, अब उसके बाद हम रिसर्च करेंगे। सो एक्स पोस्ट फैक्टो, पोस्ट का मतलब ये होता है बाद में। Which of the following sampling methods are in research are non probability based? So sampling we have already discussed, sampling में दो types होते हैं, probability and non probability, करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप्स, नॉन प्रोबेबिलिटी की 4 टाइप्स आपको 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 10 मिनट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और उसके दोनों टाइप्स, ठीक है, सैम्पलिंग और उसके दोनों टाइप्स 10 मिनट का टॉपिक है, एंड आपके 4 नंबर पक्के हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स जल्दी से देखिए, मैंने ट्रिक्स के साथ आपको ये प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डी एंड ई। ये तीनों टाइप्स किसके अंदर है, नॉन प्रोबेबिलिटी के। बाकी क्लस्टर और रैंडम किसके अंदर आता है, प्रोबेबिलिटी के। बाकी के जो रिमेनिंग है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट्स, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोगों की बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। कमेंट करके बताइए कि प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं, जल्दी से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग, जिसमें कि फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन है, दूसरी तरफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है आई थिंक, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। सो यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है, थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, वर्कशॉप, सेमिनार, जैसे कि मैंने बताया ये छोटी छोटी टर्म्स है जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता दीजिए। सो थीसिस एंड डिसर्टेशन, इस ये क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जो कि एक यूनिवर्सिटी आपको बताती है रिसर्च के दौरान। रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर एक प्रेजेंटेशन होते हैं, जो भी आपने रिसर्च किया उसका समरी, उसको एक फटाफट से संक्षिप्त में बताया जाता है कि पूरे रिसर्च में हमने ये किया, ठीक है। वर्कशॉप क्या होता है, वर्कशॉप एक टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन होता है, इसमें एक ग्रुप डिस्कशन हम बोल सकते हैं, सभी लोगों को कलेक्ट किया जाता है एंड उनको सिखाया जाता है इसमें काम। सेमिनार क्या होता है, सेमिनार इज अ रिफ्लेक्टिव डिलिब्रेशंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम, कोई टॉपिक पर आप लोगों को इधर नॉलेज शेयर किया जाता है सेमिनार्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेटेरोजेनियस यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन, द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग, बहुत तरह के लोग हैं हमारे पास, मेल भी है, फीमेल भी है, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं। तो इस तरह के अगर लोग आपके सामने हैं तो आपको सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड बेस्ट होता है, तो उसके लिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बेस्ट होता है। स्ट्रेटिफाइड को याद रखना है स्ट्राटा से, स्ट्राटा का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। अलग अलग टाइप के ग्रुप है, जैसे मेल फीमेल, आगे भी उनको एज में डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल्स, ई जर्नल के हिसाब से कौन सा ट्रू नहीं है। देखो ये भी एक बेसिक टर्म है, इसको ई पत्रिका बोला जाता है। जल्दी से इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एंड आंसर नोट कर लीजिए अपने पास। करेक्ट आंसर है दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो ई जर्नल्स क्या होते हैं, ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, बाकी इसकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। बेसिक डेफिनेशन है ये इसकी, when academicians are called to deliver lectures or presentation to an audience on certain topic or set of topic of educational nature। देखो
किसी भी शिक्षावादी को अगर कोई टॉपिक दे दिया जाता है एंड बोला जाता है कि बहुत से बच्चे हैं आपके सामने, उनको आपने इस टॉपिक पर जो है समझाना है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेमिनार। आपके कॉलेज में भी आपने देखा होगा सेमिनार्स बहुत होते हैं, ठीक है? सो ये छोटे-छोटे डिफरेंसेस है जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं बार-बार इस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ। नेक्स्ट इज़ द रिटन फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च वर्क इज़ नोन एज़, सो रिसर्च वर्क का जो रिटन फॉर्मेट होता है उसको रिसर्च रिपोर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इंटरप्रिटेशन इज़ द सर्च ऑफ, इंटरप्रिटेशन किस चीज़ को ढूँढना होता है? व्याख्या करना किस चीज़ को ढूँढना होता है? ये होता है रिसर्च की फाइंडिंग्स को कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है एंड हमें सॉल्यूशन पता है कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे उसके पास तक पहुंचना है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड उसके फीचर्स, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? सो एक्सप्लोर करना, जिस चीज के बारे में नहीं पता, उस बिल्कुल भी नहीं पता या 1-2% नॉलेज है, उस चीज के बारे में खुद से फाइंड आउट करना चीज को, ठीक है? एक्सप्लेन करना, लंबे समय तक चलने वाला रिसर्च, हिंट्स मैंने दे दिए एंड आंसर आप इसका यहाँ पर देख सकते हो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टडी इन ग्राम पंचायत, किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी ग्राम पंचायत में एक स्टडी रखवाई जिसमें कि इम्पैक्ट देखा गया, कैंपेन अप्रोच ऑन एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ रूरल एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है? बच्चों से रिलेटेड है, समझने की ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि कैंपेन रखा गया ग्राम, आपके गांव में जाकर के, जहां पर के एलिमेंट्री, रूरल एलिमेंट्री स्कूल बच्चों पर फोकस किया गया कि उनकी कितनी एनरोलमेंट है, कितने बच्चे आते हैं और क्या प्रोसेस है। तो इस तरह के रिसर्च, इस तरह के प्रोसेस को किस रिसर्च के अंदर रखा जाता है? इसको फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर रखा जाता है, यानी कि मैदानी प्रयोग। होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आया। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।